नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल गया है। जी हां, प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को डीजीपी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्णा 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। बता दें कि निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने रात करीब 9 बजे डीजीपी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बीते एक सप्ताह से इस बात की अटकलें जोर शोर से चल रही थी कि वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार का सेवा विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार उनके विस्तार को बिल्कुल आखिरी समय पर घोषित किया जाना था। उसके उलट शासन के द्वारा राजीव कृष्णा को प्रदेश का नया डीजीपी बना दिया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिला है। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहां नया डीजीपी मिला है उसे राजीव कृष्णा के रूप में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि निवर्तमान डीजीपी को कम से कम सेवा विस्तार तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कुणाल की जो प्रशांत कुमार थे, जो पूर्व डीजीपी कल ही रिटायर हुए हैं, उनका एक बार उनको कार्यकाल विस्तार उनको ऑलरेडी मिल चुका था। हालांकि क्योंकि उनके काम से प्रभावित थी सरकार, उनके काम को सरकार ने सपोर्ट किया था। ये कारण था कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनको एक बार फिर सेवा विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन कल सारे आकलनों को गलत बताते हुए राजीव कृष्णा, जो 1991 बैच के आईपीएस है, उन्हें नया डीजीपी प्रदेश का बनाया गया है। ये कार्यवाहक डीजीपी होंगे। हालांकि राजीव कृष्णा के पास ये एक बड़ा मौका है कि वो सबसे लंबे समय तक प्रदेश के डीजीपी रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि राजीव कृष्णा के रिटायरमेंट में भी करीब 4 साल से भी अधिक का समय बाकी है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी तमाम है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी कार्यवाहक डीजीपी है और हो सकता है कि आगे चल के वो उनको डीजीपी, अस्थायी डीजीपी का पद भी मिल सकता है, क्योंकि अभी काफी लंबा कार्यकाल उनका बाकी है। क्या कुछ खास रहा आनंद, यदि वर्तमान डीजीपी के बारे में बोला जाए राजीव का? क्योंकि 11 आईपीएस अफसर जो उनसे सीनियर थे उनको सुपरसीड करके इन्हें डीजीपी बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीनियर मोस्ट जो आईपीएस होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार होती है। आप कह सकते हैं कि एक पूल बनाया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सीनियर है, किसका कामकाज कैसा रहा है। सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं और यही वजह थी कि सब कुछ देखने के बाद किस तरह की उनका कार्यकाल अब तक का रहा है किसी अधिकारी का, उसके हिसाब से डीजीपी की तैनाती की जाती है। और यही वजह है कि राजीव कृष्णा, आपको ध्यान होगा कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें धांधली के आरोप के बाद दोबारा परीक्षा करानी पड़ी थी, दोबारा जब परीक्षा हुई तो इनके पास जिम्मेदारी थी राजीव कृष्णा के पास, और पूरी तरह से सफलतापूर्वक, बिना किसी पारदर्शी तरीके से, बिना किसी भेदभाव के नकलविहीन परीक्षा कराने में उन्होंने सफलता हासिल की थी। और ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ी वजह रही थी। समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बात करें, तो दोनों सरकारों में तमाम बड़े पदों पर, अहम पदों पर राजीव कृष्णा इसके पहले रह चुके हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों में एनआईए की रेड हुई है। टेरर फंडिंग, संदिग्ध लेन देन को लेकर यह रेड या कार्रवाई की गई है। 15 जगह तलाशी अभियान भी चलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज सब जब्त किया गया है। एनआईए की टीम ने शनिवार को जो 8 राज्य हैं उनमें दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों के 15 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए की 8 राज्यों में रेड की गई है। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। टेरर फंडिंग और संदिग्ध लेन देन को लेकर कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में जब्तियां भी की गई हैं। हमारे ब्यूरो हेड पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, ये बहुत बड़ी रेड मानी जाए, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, इसके अलावा 8 राज्यों में एनआईए ने दबिश दी है। ऐसे में क्या वजह रही, क्या कुछ इस रेड में निकला, कौन निशाने पर रहे, क्या जब्तियां हुई? जो भी अपडेट आपके पास है दर्शकों से साझा कर दीजिए।
देखिए, अभी कार्रवाई अभी भी चल रही है और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ दर्शकों को हम बता दें कि जो एनआईए की रेड है वो टेरर फंडिंग को लेके है और ऐसे इनपुट एनआईए के पास शायद उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी तक पूरी पुष्ट जानकारी मीडिया को एनआईए की तरफ से या पुलिस विभाग के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन रायपुर में जो यहाँ टेरर फंडिंग को लेके एक कोई भाटिया ग्रुप है, उसके यहाँ छापा मारा गया है और अभी तक क्या क्या बरामद हुआ है इसकी कोई जानकारी वो नहीं दे रहे हैं और मीडिया भी अलाउ नहीं है। तो जो फुटेज भी है वो पूरे तरीके नहीं मिल पा रहे हैं कि क्या क्या डिवाइस वहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस आधार पे ये छापामारी की गई है। तो ये अभी तक की जानकारी ये है कि सिर्फ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मीडिया को और यहाँ के जो लोकल पुलिसिंग है उसको भी दूर रखा गया है। कुणाल जी, ठीक है, नज़र बनाए रखिएगा पीयूष आप। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो हेड पीयूष बता रहे थे हमें कि किस तरह मीडिया को भी दूर रखा गया है, लोकल पुलिस को भी दूर रखा गया है इस पूरे छापेमारी अभियान से और 15 जगह तलाशी ली गई है। सघन अभियान यह चलाया जा रहा है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य भी एनआईए की जद में आए हैं। जो मुख्य बात समझ में आ रही है वो यह है कि टेरर फंडिंग को लेकर के यह रेड की जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्तावेज़ भी जब्त किए गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल हैं। संदिग्ध लेन देन को लेकर कार्रवाई की गई है और इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह दबिश दी गई है। उस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं। इसके बाद जिले में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को 14 लोगों की जांच की गई, जिनमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा शुक्रवार को भी 15 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिनमें से एक संक्रमित पाया गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के मौजूदा वेरिएंट से गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद ज़रूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पहले से बूस्टर डोज ले चुके हैं, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी हुई है, जिससे वे वायरस के प्रभाव से सुरक्षित हैं। तो झारखंड में कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और 3 मरीजों में कोरोना वेरिएंट पाए गए हैं। एक्टिव केस इसी के साथ बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स ने सतर्क रहने के लिए कहा है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कहा है। तो ये बड़ी खबर, लगातार हम इस पर बने हुए हैं, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कोई गंभीर दिक्कत की बात नहीं है। और जो लोग पहले से बूस्टर डोज ले चुके हैं, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी हुई है, जिससे वे वायरस के प्रभाव से सुरक्षित हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी ने देश विरोधी ताकतों और आक्रांताओं को बताते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाकर महिमा मंडन किया। जमाल सिद्दीकी गाजी की दरगाह पर पहुंचे और चादर चढ़ाई और जियारत किया। मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ उन मदरसों के खिलाफ की जा रही है जो चंदा लेकर मदरसे चला रहे हैं। जहां बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। जमाल सिद्दीकी ने खुद को श्री राम का वंशज बताते हुए कहा कि धरती पर पहले सनातन था, इसके बाद इस्लाम आया। इसका मतलब हम सभी सनातन के बाद इस्लाम धर्म अपनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सनातन था, पहले हिंदू धर्म था, तो इस्लाम बाद में अपनाया गया। इससे सभी
श्री राम के वंशज हुए। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर ब्लॉक में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का आयोजन किया गया। मंझनपुर ब्लॉक में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में प्रतिभा कुशवाहा ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्य में जाकर भारतीय संस्कार, संस्कृति और धर्म के लिए काम किया है। अहिल्याबाई होलकर की नीतियों को हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी महिलाओं के माध्यम से गांव-गांव तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सरला राय, हुबालाल दिवाकर, संजय जायसवाल समेत सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अहिल्याबाई के 300 वर्ष होने के तीसरी जन्म शताब्दी यहाँ मनाया गया और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं ने प्रतिभाग किया। इसमें एक महिला होने के नाते इतना उनका जो इतिहास की यात्रा है उसके बारे में इन सब लोगों को बताया गया, जिन्होंने आज से 300 वर्ष पहले ऐसे कार्य कर दिए जिनको आज तक दबा के रखा गया था। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी उन सभी महिलाओं के बीच में उनकी जीवन की गाथा को लेके आए हैं, जिसमें हमारी माताओं बहनों में आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ तक कि अपने वो जो राजतंत्र जो उनका था, उन्होंने जो महिला सैनिक अपने तैयार कर लिया था, बहुत ही सुंदर कार्य। अनेकों नहीं 12,000 मंदिर जो औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को ध्वस्त कराया था, उन्होंने उनका निर्माण कराया। तो ऐसी राजमाता को हम सब लोग आज वंदन किए, नमन किए और सबको इसकी गाथा के बारे में हम बताया भी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उससे आपको अवगत करा दे, जहां यूपी के मदरसों में चल रहे फाजिल और कामिल की पढ़ाई कर रहे 37,000 छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को तलब किया है। इसके साथ ही यूपी सरकार, UGC और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को तो संवैधानिक करार दिया था, लेकिन फाजिल और कामिल डिग्री को यह कहते हुए मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि वो UGC एक्ट के मुताबिक नहीं है। इसके चलते अभी मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल कोर्स की पढ़ाई कर रहे करीब 37,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट राज्य को निर्देश दे कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी को कामिल और फाजिल की परीक्षा आयोजित कराने और डिग्री देने के लिए अधिकृत करे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मदरसे को लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने यह जो केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है फाजिल और कामिल की पढ़ाई को लेकर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत करा दीजिए। और आखिर क्या ऐसा करने से जो 37,000 छात्र हैं उनके लिए क्या फायदा या नुकसान होगा? दरअसल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नोटिस किया है वो केंद्र सरकार, यूपी सरकार, UGC और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है उसको नोटिस जारी किया है। एक्चुअली अब देखना इसमें ये है कि जो फाजिल और कामिल की पढ़ाई करने वाले छात्र थे, क्योंकि इस मामले में एक पहले ही याचिका दाखिल की गई थी और उसमें कामिल और फाजिल की जो डिग्रियां हैं उन डिग्रियों को लेके ये कहा गया था कि चूंकि मदरसा एक्ट जो है वो उसमें UGC के अंतर्गत नहीं आता है, इस वजह से जो कामिल और फाजिल की डिग्रियां हैं उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि मदरसा एक्ट को जो संवैधानिक करार दिया था, अब जो कामिल और फाजिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब सरकार को ये आदेश दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले में ही कह दिया था
कि जो यूपी मदरसा एक्ट है वो तो संवैधानिक है, लेकिन अगर वो कामिल और फाजिल यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, क्योंकि जो फाजिल होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है और कामिल होता है वो ग्रेजुएट होता है, तो वो उसकी डिग्री नहीं दे सकते मदरसा एक्ट। क्यों? क्योंकि वो यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे में जो पुराने छात्र हैं जिनको मदरसा के द्वारा कामिल और फाजिल की डिग्रियां दी गई हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे या उनकी डिग्रियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि जो उनकी डिग्रियां हैं उन डिग्रियों को मान्यता देने और उनको मदरसों को इसकी पढ़ाई जारी रखने और जो एग्जाम लेने और जो परीक्षा देने के बाद जो रिजल्ट है वो घोषित करने का निर्देश दिया जाए। तो हम एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दें कि चूंकि इस मामले में मदरसा एक्ट को लेकर जो चुनौती दी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है यूपी का वो संवैधानिक है, लेकिन जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कामिल और फाजिल की ये डिग्रियां देते हैं वो मान्य नहीं होंगी क्योंकि यूजीसी के अंतर्गत ये नहीं आती हैं। अब ये जो ये स्टूडेंट्स आए हैं, इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कामिल और फाजिल की जो डिग्रियां उनको दी गई हैं या आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उसको कंडक्ट कराएं और जो उनके रिजल्ट है वो घोषित किया जाए। तो अब ये छात्र वो हैं जो कामिल और फाजिल की डिग्री ले चुके हैं या लेने वाले हैं या एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बस्ती शहर के मालवीय रोड स्थित एक मकान पर कब्जे का मामला गर्म होता जा रहा है। देर रात मौके पर फिर से मारपीट हुई, ईंट पत्थर चले, भारी संख्या में फिर से पुलिस बल पहुंचा। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें पीड़ित पक्ष की 5 महिलाएं भी शामिल रहीं। पीड़ित पक्ष की महिलाओं ने आयुक्त से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र दिया। जानमाल की सुरक्षा के साथ पूर्व में दिए आयुक्त के निर्देश के अनुसार भवन पर अवैध कब्जा रोकने की मांग की। आयुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र में अजिता त्रिपाठी पत्नी नीरज त्रिपाठी और पूनम त्रिपाठी पत्नी पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मालवीय रोड पर उनका पुश्तैनी मकान है। इस घर में हमारे पूर्वज पिछले 50 साल से रहते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भूमाफियाओं की शह पर इस ज़मीन और मकान को विवादित बताने का प्रयास हो रहा है। इस सिलसिले में पहले भी आपको पत्र दिया गया था, आपने भी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के ज़मीन खाली नहीं कराने का निर्देश दिया था। उस बीच अगली बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की घटना को अंजाम दिया है। फूड सेफ्टी टीम ने सॉस विक्रेता की दुकान में यह छापा मारा है। अधिकारियों ने अलग अलग कंपनी के सॉस के 3 सैंपल एकत्रित किए हैं। अधिकारियों ने सॉस के 266 पैकेट्स को भी सीज किया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मैनपुरी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी को अंजाम दिया है और ऐसे में फूड सेफ्टी की टीम इस अभियान में सामने आई। उसने सॉस विक्रेता की दुकान में छापेमारी की है। इस छापेमारी में अधिकारियों ने अलग अलग कंपनीज के सॉस के सैंपल्स इकट्ठा किए हैं और इसके साथ ही अधिकारियों ने सॉस के 266 पैकेट्स को भी अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच करवाई जाएगी। तो मैनपुरी से यह खबर, जहां खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। फूड सेफ्टी की टीम के तरफ से यह छापेमारी की गई है। अलग अलग कंपनीज के सॉस के सैंपल्स उठाए गए हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही 266 पैकेट्स भी सॉस की उन्हें सीज किया गया है। तो मैनपुरी की यह घटना, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लगातार नकली सामान और खाद्य पदार्थों को लेकर कार्रवाई की बात कहती जाती रही है, लेकिन उसी को लेकर के फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ये अभियान भी चलाया गया है और इस अभियान के क्रम में छापेमारी की गई है, जहां एक दुकान से सॉस के सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं। अब ये नकली हैं, असली हैं, इनमें मिलावट है या नहीं है, इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब इनकी जांच पूरी कर ली जाएगी और उसके लिए इनके सैंपल्स को इकट्ठा कर लिया गया है और उन्हें जब्त करके आगे फॉरवर्ड किया जाएगा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।